नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 29 जून 2025 के करंट अफेयर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स जो निकल के आ रही है वो है कि जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के तहत वेस्ट टू एनर्जी और बायोमास के घटक से जुड़े निर्देशों पर अपडेट किया। तो हमें उतना वो जानना नहीं है, हमें ये जानना है कि जैव ऊर्जा क्या है। तो सबसे पहले अगर जैव ऊर्जा को देखें तो ये एक नवीकरणीय ऊर्जा है, बायो एनर्जी की तरह ये जैविक नवीकरणीय ऊर्जा है जो बायोमास ईंधन को जलाकर प्राप्त की जाती है। जैव ऊर्जा बायोमास ईंधन को जलाकर। अच्छा, बायोमास ईंधन क्या है? खेतों से निकलने वाले अवशेष, फसल, घरों से निकलने वाले जैविक कचरे, ये सबसे बनता है वो। अब देखिए, इसमें भारत ने एक मिशन भी शुरू किया था, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम। तो इसके अंतर्गत थोड़ा देखें, 2022 में शुरू किया गया था। ये 2 चरणों में लागू होगी और 1,715 करोड़ रुपए इसमें लागत लगाई गई है। इसमें यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध अतिरिक्त बायोमास जो जैविक अपशिष्ट बचते हैं उससे बिजली निर्माण करना। अच्छा, इस पे अगर देखा जाए तो SC ST और पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों, लाभार्थियों को 20% से अधिक इसमें ये आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके 3 घटक ये किए गए: वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, बायोमास कार्यक्रम और बायोगैस कार्यक्रम। बायोमास वो है कि बायोमास इसमें कि ब्रिकेट्स और पेलेट्स बनाने वाले संयंत्रों और बायोमास गैर खाद्य आधारित सह उत्पाद परियोजनाओं को सहयोग करती है। और वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम में शहरी या औद्योगिक कृषि अपशिष्ट अवशेषों से बायोगैस या बायो CNG, बिजली या सीन गैस बनाने की परियोजनाओं को इसमें मतलब प्रोत्साहित किया जाता है। बायोगैस कार्यक्रम ये है कि जैसे छोटे स्वच्छ ईंधन जो कुकिंग गैस होते हैं, जो छोटे बिजली उपकरणों को ऊर्जा जो देते हैं, स्वच्छता में और महिला सशक्तिकरण में सुधार हेतु इसको लाया गया। और बायोगैस में जो होता है उसमें 95% मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ साथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फाइड और ऑक्सीजन भी पाई जाती है। तो हमें ये देखना है कि बायोगैस में सिर्फ 95% मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है बायोगैस में। अब देखिए, इसमें जो 2 कार्यक्रम दिया गया था ना, उस पर थोड़ा देख लिया जाए कि जैसे वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम था, उसमें यह है कि MSME और उद्योगों को आसानी से इसमें अनुमोदन देना, अनुमोदन मतलब पैसे या आर्थिक सहायता ये दिया जाएगा इस पर। बायोमास प्रोग्राम में यह है कि इसमें प्रक्रियाएं सरल की जाएगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आधारित पर इनमें प्रणाली लागू की जाएगी, पराली जलाने वालों को सहायता दी जाएगी और अन्य भी सब्सिडी दी जाएगी इसके अंतर्गत। अब चलिए, इतना ही जानना था, ज़्यादा कुछ जानना है नहीं। इसमें प्रीलिम्स को लेकर खासकर इंपॉर्टेंट है और मेंस में अगर पूछाएगा तो यही राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम हम लोग लिख देंगे। अब चलिए लास्ट आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारी चल रही है, जिसको क्लाउड सीडिंग कहते हैं। इसका नेतृत्व IIT कानपुर कर रहा है। तो इसमें देखिए होता कैसे ही, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या ड्राई आइस, ये 3 की मदद से, हेलीकॉप्टर की मदद से जो है बादलों पर छिड़काव किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस, ये UPSC 2025 में आया था क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से रखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है, इसमें ये बोला गया है कि ये जो है ना, ये जलवाष्प को आकर्षित करते हैं और इसके लिए केंद्रक का कार्य करते हैं, ये जो अब मतलब रसायन है। इसके बाद ये प्रकार का क्या होते हैं, एक होता है हाइड्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। इसमें जल की बूंदों के आसपास जुड़ने की प्रक्रिया को तेज करते हैं, मतलब अगर छोटे छोटे बूंद थे तो उसको एक बड़ा बूंद बना देते हैं, या हाइड्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। और एक है ग्लेसरोजेनिक क्लाउड सीडिंग, ये करते हैं क्या, बादलों में ना बर्फ़ के कण बना देते हैं, तो बर्फ़ के कण भारी हो जाते हैं और बादल मतलब वर्षा करने लगते हैं। तो ये ऐसा मतलब करते हैं। यहाँ देखिए चित्र की मदद से भी समझाया गया है कि ये ऊपर जाते हैं हेलीकॉप्टर, यहाँ पे छिड़काव करते हैं और ये बादल बरसने लगते हैं। अच्छा, इसमें लाभ और चिंताएं भी दी गई। जैसे लाभ ये है कि मतलब सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मतलब आ सकता है, इनको यूज किया जा सकता है, कृषि कार्य में मदद मिलेगी, कृत्रिम बदलाव लाकर उसको अनुकूल बनाया जा सकता है मौसम को, वायु प्रदूषण में भी सहायता मिल सकती है जो दिल्ली कर रही है। इसमें जंगल की आग को भी फैलने से रोका जा सकता है। अच्छा, इसकी हानियाँ भी हैं बहुत सारी, कि जैसे बाढ़ और भूस्खलन भी बढ़ सकता है इससे, मौसम प्रणाली जो होती है वो बाधित हो सकती है। मान लीजिए वो वर्षा कहीं और बरसने वाली थी जहाँ पर अत्यधिक ज़रूरत है उनका, वहाँ पर जैव परितंत्र बहुत ज़्यादा है, तो इनको अगर पहले ही वर्षा कर दिया तो वहाँ बारिश पहुँचेगी नहीं, जिसके कारण मौसम प्रणाली भी बाधित हो सकती है, पर्यावरण को नुकसान पहुँच सकता है, जीव जंतु कम हो सकती है वहाँ पे। इससे स्वास्थ्य को भी खतरा होगा, क्योंकि इसमें जो रसायन यूज किया जाता है वो रसायन अगर गिरेंगे वहाँ पर तो इससे जो वहाँ की जैव विविधता है उन पर असर पड़ेगा, इससे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। अब देखिए, जो नेक्स्ट खबर निकल के आ रही है वो भारत निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो 345 जो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उनको नाम जो है ना वो राजनीतिक दलों की सूची से हटाने का निर्णय लिया गया है।
तो सबसे पहले अगर ये देखें कि जो राजनीतिक दल का पंजीकरण कैसे होता है, तो ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(1), सबसे यह याद रखिएगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 29(a) के अंतर्गत होती है इसका पंजीकरण किसी भी पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल का। अच्छा, इसमें जो है ना, भारत सरकार ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर के मामले में ये कहा गया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि निर्वाचन आयोग के पास ना आरपीए 1951 के तहत जो राजनीतिक दल का पंजीकरण करने का अधिकार तो है, लेकिन उसको रद्द करने का अधिकार नहीं है राजनीतिक दल के पंजीकरण को। तब चुनाव आयोग करेगी क्या? तो वो रद्द नहीं करती, राजनीतिक दल का नाम सूचीबद्ध राजनीतिक दल की सूची से हटा सकती है, लेकिन रद्द नहीं कर सकती। तो देखिए है ना, सूचीबद्ध राजनीतिक दल की सूची से हटा सकती है, डीलिस्टिंग कर सकती है, तो ये याद रखिएगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट ये मतलब पढ़ते हैं कि राजनीतिक दल होती कैसे हैं, तो सबसे पहला एक होता है पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। तो इसमें होता है क्या, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के अंतर्गत इसको रजिस्टर किया जाता है, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त। अच्छा, पंजीकृत मतलब पंजीकरण हो गया, पंजीकरण कहाँ से होता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a). लेकिन गैर मान्यता प्राप्त क्या होता है, तो देखिए ये एक सिस्टम होता है जिसमें आपको बहुत सारे शर्तों को पूरा करना होता है। जैसे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल आप समझ आइएगा तो समझ आइएगा उसको, जैसे राष्ट्र या राज्य स्तर पर राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त किया जाता है उसके वोटिंग शेयर को, सीटों, मतलब लोकसभा या विधानसभा में कितना सीट मिला है उसके आधार पर ना इनको मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाता है ईसीआई के द्वारा। तो वही जो नहीं है इनमें तो उनको गैर मान्यता प्राप्त कह दिया गया। अच्छा, इसके जो है चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत इसको मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाता है। अच्छा, इसमें कुछ मतलब लाभ भी होता है, जैसे गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को कर में छूट दिया जाता है, लोकसभा या राज्य विधानसभा में उस दल के सभी उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह का उपयोग का अधिकार दिया जाता है, 20 स्टार प्रचारकों की नियुक्ति की भी अनुमति दी जाती है। अच्छा, मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं उनको अतिरिक्त लाभ क्या होता है, ये सब तो मिलता ही है जो इनको मिल रहा है। अतिरिक्त लाभ है कि आरक्षित चुनाव चिन्ह मिलना, मतलब ये आपका परमानेंट हो गया, वो चुनाव चिन्ह इनको दिया जाता है। 40 स्टार प्रचारकों, इनको 20 मिला था, इनको 40, इसको एक अतिरिक्त विशेषाधिकार भी दिया जाता है, तो ये भी एक बात है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसमें जो चिंताएँ हैं उस चिंता में अगर देखें तो ये जो गैर पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल थे ये नियमों का पालन नहीं करते थे, जैसे चंदों को अनिवार्य रिपोर्टिंग करनी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, तो ये सब करते नहीं थे। इसके बाद इनमें ना आयकर छूट के बहुत ज़्यादा ये दावे करते थे, और ये कथित तौर पर जो गंभीर वित्तीय अनियमितता हो, जैसे कि मतलब फर्जी लेन देन, सेल कंपनियों द्वारा फंड भेजा जाना, दान प्राप्त करने की फर्जी रसीदें बनाना, ये सब काम करते थे। अच्छा, ये चुनाव में भी भाग नहीं लेते थे। एक बात यह है कि 2019 के चुनाव में पंजीकृत होने के बावजूद इन्होंने 70% राजनीतिक दलों ने चुनाव नहीं लड़ा। तो ये सब किस लिए बनाई जा रही है, तो इसलिए इन सब पे कदम उठाना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें निपटने के लिए कुछ मतलब इस पर यह भी कहा गया है, उपाय भी दी गई है। जैसे विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट देखें तो उन्होंने ये कहा था कि 10 वर्षों तक अगर चुनाव कोई नहीं लड़ता है राजनीतिक दल, गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, तो उसको अपने आप पंजीकृत उनका रद्द हो जाना चाहिए, लेकिन अभी ये हुआ नहीं है। अच्छा, भारत निर्वाचन आयोग का 2016 का ज्ञापन में भी इसी प्रकार की ये बात की गई है, अनुशंसा दी गई है, तो हमें इस पर भी ध्यान देना है ना। तो हमने अभी ये देखा कि 345 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को राजनीतिक दलों की सूची से हटाने पर कार्रवाई करेगी। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है दोस्त। तो संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी ग्रुप की एक रिपोर्ट आई है, हमें रिपोर्ट की नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये इम्पॉर्टेंट किस लिए होगा, मेंस की दृष्टि से। तो हमें ये देखना है कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की उपलब्धि क्या है। जैसे जीरो डोज बच्चों में कमी, जीरो डोज बच्चों में कमी हो गई। जीरो डोज किसको कहा जाता है, जैसे डीटीपी वैक्सीन जो होती है ना, इनकी पहली खुराक अगर नहीं मिली है तो उनको जीरो डोज कहते हैं, तो यह बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अच्छा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर के अनुपात में भी 1990 के बाद से 86% की गिरावट। मातृ मृत्यु दर, फिर जो है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में भी 78% की कमी आई है। नवजात मृत्यु दर, मतलब नवजात मृत्यु दर उसको कहते हैं कि जो बच्चे ही हैं उनका मतलब जीवन के 28 दिनों के अंदर मृत्यु मतलब हो जाए तो उनको नवजात मृत्यु दर की कैटेगरी में रखते हैं, उनमें 70% की कमी आई है 1990 से। अच्छा, ये जो है ना, ये सब वैश्विक स्तर से बहुत ज़्यादा है। जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो वैश्विक स्तर पर 48% आई है और भारत में 86%, मतलब डबल।
इसी प्रकार बाकी सब में भी आई है, तो थोड़ा इसको ध्यान देना है ना। जैसे मैटरनल मातृ मृत्यु दर में 86%, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 78% और नवजात मृत्यु दर में 70%। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने सोशल इशू के नोट्स में। अब देखिए 2014 में अब तक की पोलियो मुक्त स्थिति, हमारा पोलियो मुक्त भारत 2014 में ही हो गया था और अब तक हमारे यहाँ पे एक भी पोलियो के केसेस दर्ज नहीं हुई है, वो भी कहा गया है। तो इसका जो एक कार्यक्रम भारत के द्वारा चलाया जा रहा था, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो इसमें ये कहा गया है कि भारत में जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया था उसमें 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ नवजात शिशुओं को निःशुल्क टीकाकरण दिया गया। इसमें 12 टीके को शामिल किया गया, पहले 6 था, अब 12 टीके, 12 बीमारियों को शामिल किया गया 2014 के बाद। अच्छा, इसमें टीकाकरण के और भी लक्ष्य हैं, जैसे जीरो डोज कार्यक्रम योजना क्रियान्वयन योजना 2024 लागू किया गया था। मिशन इंद्रधनुष तो अभी भी चल रहा है। बस इतना ही याद रखना था। अब हम लोग आगे चलते हैं। सरकार ने कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए कृषि भूमि पर वृक्षों की कटाई को आसान बनाने हेतु मॉडल प्रस्तुत किए। तो आपको ये लगेगा कि यार ये तो गलत कर रहे हैं, मतलब कृषि भूमि बढ़ाने के लिए पेड़ काटने पर नियम बना रहे हैं। पर दोस्तों ये इतना सिंपल नहीं है, हम लोग आगे थोड़ा देख लेते हैं इसी बारे में अगर आप बोलिएगा तो। जैसे ये जो है ना, ये एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है इन्हें। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब भारत सरकार चाह रही है कि जो कृषि भूमि है उन पर लोग पेड़ भी लगाएं और खेती भी करें, तो उसी को कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। तो इस पर थोड़ा देख लिया जाए। जैसे भारत में कृषि भूमि में अगर 10% से अधिक आप वृक्ष लगाएं, जैसे 100% भूमि पर 10% भाग में अगर वृक्ष लगा है तो उस भूमि को कृषि वानिकी के अंतर्गत रखा जाता है। और इसमें वृक्षों और कृषि फसलें मतलब दोनों साथ साथ उगाई जाती है, एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है इसमें। तो इसमें हमें एक दो थोड़ा टर्म भी देख लिया जाता है, जैसे एग्रो सिल्वीकल्चर, इसमें फसलें के साथ साथ वृक्ष भी होता है। सिल्वो पॉस्चर, इसमें वृक्ष के साथ साथ पशुपालन भी होता है। एग्रो सिल्वो पॉस्चरल, इसमें वृक्ष फसलें और पशु भी मतलब शामिल होता है। तो ये देखिए भारत में ना ये बहुत कम है, मात्र 8.65, मतलब सोचिए 8.5% है भारत में अभी इसका क्षेत्रफल। तो भारत ने इसी पर थोड़ा सा आसान किया रूल को कि अब लोग अच्छे से मतलब कटाई कर सकेंगे वृक्षों की, ताकि मतलब जो फसल वो जा सकें तो उनकी संख्या वो बढ़ा सकें वहाँ पर। अब चलिए नेक्स्ट खबर जो निकल के आ रही है कि तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन हुआ है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है वाणिज्यिक उद्योग और वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत आती है और जो इसमें ये यही करती है कि अनुसंधान विकास को बढ़ावा देंगे, निर्यात में मूल्य संवर्धन करेंगे, मतलब हल्दी का प्रचार प्रसार करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज़ें निकल के आ रही है कि उत्पादन में भारत हल्दी विश्व के हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। ये हमें याद रखना है। भारत विश्व में सबसे बड़ा हल्दी का उत्पादक, निर्यातक और उपभोग। भारत विश्व का 70% हिस्सा उत्पादित करता है, बताइए कितनी बड़ी बात है। और इसमें तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश यही है, मतलब आधे से ज़्यादा उत्पादन करते हैं। अच्छा, ये वैश्विक व्यापार में भी भारत की भागीदारी 62% से अधिक है। और भारत में जीआई टैग जो दिया गया है कुछ कुछ हल्दी को, वो दिया गया है, जैसे सांगली हल्दी, वाईगाल हल्दी, ये महाराष्ट्र में। तो ये सब मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा देख लिया जाए कि ये हल्दी जो होता है ये भूमिगत तना प्रकंद होता है, ये सुनहरा मसाला भी कहा जाता है इसको। 20 से 30 डिग्री जलवायु मतलब सेल्सियस की जलवायु चाहिए इन्हें, और वार्षिक वर्षा जो होती है 1500 मिलीमीटर या उससे अधिक चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा सा देखिएगा इस पर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट जो चल रहे हैं, जो रेमिटेंस विप्रेशन जो है उस पर एक खबर निकल के आ रही है। जैसे 2024-25 में 135 बिलियन डॉलर का हमें रेमिटेंस मिला, मतलब विप्रेशन। तो 135 बिलियन डॉलर, जो कि पिछले साल की तुलना में 14% ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। और भारत में जो एफडीआई है ना, उससे भी ज़्यादा हमें रेमिटेंस मिलता है, जो कि एक अस्थायी स्रोत की तरह ही बन गया भारत में, मतलब प्रत्यक्ष मतलब विदेशी मुद्रा भंडार की ओर। तो ये भारत को बहुत बड़ा लाभ देता है, मतलब ये करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करने में। अब इंडिया एनर्जी स्टेक क्या है? ऊर्जा मंत्रालय ने इंडिया एनर्जी स्टेक को तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया, मतलब उसका तैयार करने के लिए। तो ये इंडिया एनर्जी स्टेक एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि बिजली क्षेत्र की पूरी श्रृंखला को सुरक्षित, एक समान और ओपन प्लेटफॉर्म के जरिए प्रबंधित, निगरानी और नवाचार को बढ़ावा देगी। मतलब इसमें कुछ नए नए तकनीक आए और इसको कैसे मतलब प्रबंधित किया जाए, उन पर ये काम करेगी। रियल आधारित डेटा शेयरिंग, और इस पे वही सब है कि मतलब सोचिए कि बिजली क्षेत्र को अच्छे से करेगी, बात ख़त्म। अब देखिए आगे चलते हैं। बोट्राइटिस फंगस,
ये जो है इसको क्लोन नहीं किया जा सकता। अभी बहुत ज़्यादा आप देखे होंगे कि क्लोनिंग का बात चल रही थी, तो इसमें यही है कि बोट्राइटिस फंगस को क्लोन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता भाई? तो इसमें ये बोला है कि इसके एक नाभिक में गुणसूत्रों का पूरा सेट नहीं होता। अगर एक नाभिक में गुणसूत्र का पूरा सेट होता तभी तो क्लोन किया जाता। जैसे आप क्लोनिंग में जानते हो कि इसका जो जीन का जो सेट है उसको बाहर निकाल कर इसी के प्रकार का बिल्कुल अलग प्रकार का एक जीन मिला मतलब बना दिया जाता है। तो अगर इन पे नहीं है वो, तो इसलिए इनको नहीं किया जाता। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फंगस के बारे में। फंगस एक यूकेरियोटिक जीव है और इसमें कोशिका भित्ति में काइटिन होता है इसका, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। कोशिका भित्ति में काइटिन होता है जो कीड़ों और मकड़ियों के बाहरी कंकाल जैसा होता है। ये थोड़ा सा याद रखनी है। अब देखिए एक्सोप्लैनेट पर खबर आई है, तो एक्सोप्लैनेट होता है क्या है? तो सबसे पहले ये देखिए कि ये कौन सा है। जैसे यूपीएससी में पूछ सकता है कि TWA7b क्या है, तो TWA7b क्या है? एक्सोप्लैनेट है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपना पहला नया एक्सोप्लैनेट TWA7b खोजा है। एक्सोप्लैनेट वे ग्रह होते हैं जो सूरज के अलावा किसी और तारे की परिक्रमा करते हैं, मतलब ये हमारे सौरमंडल के बाहर होते हैं। मतलब ये देखिए यह अपने तारे के चारों ओर रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा करते हैं, ये याद रखना है ना एक्सोप्लैनेट। तो ये देखिए पृथ्वी के सबसे करीब का एक्सोप्लैनेट जो है वो प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पृथ्वी के सबसे करीब एक्सोप्लैनेट, और ये भारत से लगभग मतलब पृथ्वी से लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है। अब देखिए कोल्हापुरी चप्पल का वही विवाद, इनके डिज़ाइन की जो कॉपी की थी पराडा ने उनको मान लिया, इनको जीआई टैग भी मिल गया था महाराष्ट्र से। ये अब देखिए द्वितीय प्रदूषक, तो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर सेरा जो है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, उन्होंने ये कहा है कि द्वितीय प्रदूषक भारत के PM 2.5 प्रदूषक के लगभग 1/3 हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये कहा गया है। इसमें खासकर बोला गया था अमोनियम सल्फेट, है ना। तो ये द हिंदू में आया था, कल के द हिंदू में आया था। अमोनियम सल्फेट जो है वो 1/3 के लिए जिम्मेदार है। तो द्वितीय प्रदूषक होते क्या हैं? ये जो प्राथमिक प्रदूषक हैं उनको प्रक्रिया करके ये द्वितीय प्रदूषक बनते हैं, और इनका उदाहरण भी बताया गया। जैसे ओजोन हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ, ये सब द्वितीय प्रदूषक के उदाहरण हैं। अब देखिए जैसे ढोल, ये एशियाई जंगली कुत्ता है। ये अब असम के काजीरंगा कार्बी एंगलोंग क्षेत्र में फिर से देखा गया। ये मांसाहारी होते हैं, ये एंडेंजर्ड है देखा गया है। बस इतना ही जानना था। अब सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो मानव DNA को शुरू से बनाना ताकि इसको समझा जा सके कि हमारा जो DNA है वो कैसे काम करता है। तो ये प्रोजेक्ट है, और इसमें कौन कौन है? कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय शामिल हो, जो कि 5 साल की अवधि के लिए एक शोध प्रोजेक्ट चला रहे हैं। अब इसमें सिंथेटिक जीनोम होता क्या है? तो इसमें मानव निर्मित DNA अनुक्रम, DNA सीक्वेंस जो होता है ना, उनका अध्ययन किया जाता है। इससे होगा क्या? हम लोग जो सेल थेरेपी करते हैं, लक्षित कोशिका उपचार जिसको कहा जाता है हिंदी में, वो हो गया। वायरस प्रतिरोधी अंग प्रत्यारोपण, मतलब किसी को अंग अपना ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप, या फिर जलवायु रोधी फसलें जो तैयार कर रहे हैं, उनमें ये लाभ मिलेगा, क्योंकि हमें पता होगा कि DNA कैसे काम करता है, तो उस आधार पर हम लोग अच्छे से बना पाएंगे। अब देखिए जो सबसे लास्ट निकल के आ रही है मेडागास्कर, जिसकी राजधानी है नारिवो। तो मेडागास्कर पे क्या खबर है? ये मेडागास्कर जो है ना, भारत के 65वें गणतंत्र दिवस समारोह का भारत का प्रतिनिधित्व किया, मतलब वहाँ पर राज्य रक्षा मंत्री ने। इसकी अवस्थिति जो है ये देख ही लीजिए, अफ्रीका के यहाँ पर है। ये अफ्रीका है और यहाँ अफ्रीका में मेडागास्कर है यहाँ पर। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है ना, एक दो चीज़ मैंने हाईलाइट की है। जैसे ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का सबसे पहला बड़ा द्वीप जो है वो मतलब ग्रीनलैंड है, ये आपको पता ही होगा। तो चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। इसमें 5% पौधों और जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती है। देखिए इतना छोटा द्वीप है और दुनिया की 5% पौधों या जानवरों की प्रजाति पाई जाती है, जिसमें 80% तो इसके स्थानिक है, मतलब यहीं पर मिला जाता है 80%, और कहीं भी नहीं मिलता। क्योंकि देखिएगा जैसे ये द्वीप है दुनिया से अलग कटा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसी प्रजाति का विकास हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसकी ओर अगर हम लोग चलें, तो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति जो होता है ना, मेडागास्कर के पास ही मैस्करेन हाई की वजह से ही होता है। यहाँ पर जो हाई प्रेशर बनता है वहाँ से हवाएं चलती है और भारत की लो प्रेशर की ओर बढ़ती है, तो जिससे हमें मानसून के आगमन होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति मेडागास्कर के पास मास्करेन हाई की वजह से होती है। यहाँ आर्द्रता युक्त दक्षिण पूर्वी पहने सोमालिया की तरफ बढ़ती है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ सोमालिया है, यहाँ पर सोमालिया है ये, तो यहाँ से बढ़ती है आर्द्रता युक्त पहने। देखिए यहाँ पर ऐसे बढ़ रही है, और यहाँ से जो बढ़ती है ये आगे बढ़ते बढ़ते भारत के पास पहुँच जाती है, ऐसे यहाँ पर ऐसे बढ़ते हुए। तो यहीं पर ये कहा गया है, ये पवने जो है ना, ये भूमध्य रेखा की ओर पार करती है और दक्षिण पश्चिम पवनों में बदल जाती है। और यही बोला गया कि
इनका प्रत्यावर्तन मतलब वापस आना जो है वो तिब्बत से शुरू होता है और मेडागास्कर के पास समाप्त होता है। तो ये होगा ना, जब वापस आएगी मानसून का आगमन जब होगा तो इधर से यहाँ पे आगे ख़त्म होगा यहीं पर। तो यही कहा है उन्होंने। तो चलिए बस आज का खबर इतना तक ही था। आपसे कल मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।